शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 571 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरुचि शारदा मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है माइग्रेन एंड इट्स होम्योपैथी मैनेजमेंट। मैं मैम से आग्रह करूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। मैडम आप अपने आप आप को अनम्यूट करिए, आवाज अनम्यूट करिए। मैम आपका माइक, आप अपने आप को अनम्यूट करिए मैम। मेरे को सुन पा रहे हैं आप? यस यस। ठीक है। मैं सभी को नमस्कार और गुड इवनिंग। एंड मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूं यहाँ से। आप मेरे को बता दीजिएगा प्लीज जब आप देख पाएंगे मेरा स्क्रीन। जी जी। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस यस। चलिए ठीक है। तो हम स्टार्ट करें अभी अपना टॉपिक। तो पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मैं खुद टीचिंग लाइन में हूँ। मुझे 11 इयर्स हो गए, मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ा रही हूँ। आपकी जितनी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, पर मैं थोड़ा ट्राई करूंगी कि हिंदी में ही रखूं अपना सारा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है माइग्रेन, ये मैंने इसलिए चूज किया है कि हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हेडेक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लोग फेस करते हैं और डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है। और बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं लोगों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में रेगुलर रूटीन में रहने के लिए, जिनका कि लॉन्ग टर्म में भी बहुत साइड इफेक्ट्स है। और हमारी होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जिनसे पेशेंट की हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि मैं खुद PhD कर रही हूँ और मेरा रिसर्च टॉपिक भी माइग्रेन ही है। तो इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक चूज किया है। तो अब जो हेडेक डिसऑर्डर्स हैं, अगर हम देखें तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये थर्ड रैंक पे आते हैं, स्ट्रोक और डिमेंशिया के बाद। और 2019 में जो डेली सर्वे हुआ था, इसमें इनका रैंक जो है वो थर्ड आया है। तो डेलीज बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम डिजीज बर्डन को कैलकुलेट करते हैं, कितनी उसकी हेल्दी लाइफ जो है कम हुई है ड्यू टू डिजीज, या डेथ की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से। तो हेडेक एक बहुत ही पेनफुल और डिसेबलिंग फीचर है। अ, जी, मैं जैसे अभी बता चुकी हूँ कि रिकरेंट हेडेक होने की वजह से क्या होता है कि लोगों के लिए ना तो ये पेनफुल है, सिर्फ ये डिसेबलिंग है, उन पे कांस्टेंट बर्डन रहता है। और रिपीटेड हेडेक होने की वजह से उनको पर्सनल सफरिंग, उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, सोशल लाइफ डिस्टर्ब और वर्क पे भी प्रेशर आता है। तो इन लोगों को ज्यादातर हम देखते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन कॉमन है इन लोगों में। और हेडेक जो ऐसा डिजीज है, बहुत अंडर डायग्नोस्ड है, अंडर ट्रीटेड है, बहुत लोगों को इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफली इसका प्रेवलेंस बता रही हूँ। 40% पॉपुलेशन ओवरऑल, ये 2021 का डाटा है। 3.1 बिलियन पीपल जनरल हेडेक डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, और फीमेल्स इसमें ज्यादा हैं। और एज ग्रुप इसमें 5 to 80 तक, हर लोग इसमें, हर एज ग्रुप अफेक्ट हो रहा है। तो माइग्रेन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक क्लासिफिकेशन बताना चाहती हूँ। ये इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी की क्लासिफिकेशन है। ICHD 3 2018 में ये पब्लिश हुई है। ICHD इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक डिसऑर्डर। तो इसमें जो हेडेक सिंड्रोम्स है, इनको ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड किया है: प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर, सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर
न्यूरोपैथी, फेशियल पेन्स एंड अदर हेडेक्स। तो मेरा इस यहाँ पे जो प्राइम टॉपिक है वो प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स के अंडर हम माइग्रेन की स्टडी करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन मैंने बनाया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे जो हेडेक है वो प्राइमरी सिम्टम है, जहाँ पे कोई और एसोसिएटेड डिसऑर्डर नहीं है। इनकी अपनी इंडिपेंडेंट पैथोफिजियोलॉजी है और इनमें माइग्रेन्स आती हैं जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन है। टीटीएच आता है, टेंशन टाइप हेडेक, ये फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हेडेक है प्राइमरी हेडेक के अंडर। फिर इसमें टैक्स आते हैं, ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफेल्जियाज आते हैं, इसमें क्लस्टर हेडेक्स आते हैं, और सन सिटी आता है, शॉर्ट लास्टिंग यूनिलेटरल न्यूरेलजी फॉर्म हेडेक अटैक, जिसमें कंजक्टाइवा की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, कंजक्टाइवल इंजेक्शन एंड टीयरिंग हो जाती है। इसके अलावा प्राइमरी हेडेक्स में कुछ हेडेक्स होते हैं जो फिजिकल एक्सर्शन और फिजिकल स्टिमुलाई से भी आते हैं, तो दे ऑल कम अंडर प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर। सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हेडेक एक सिम्टम आएगा, सेकेंडरी सिम्टम आएगा ड्यू टू सम अंडरलाइंग डिजीज। तो इसमें डिफरेंट कारण हो सकते हैं, कोई इंजरी हो सकती है, विप्लैश इंजरी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, कोई कार्डियो ये वेस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, कोई सब आर्किनोइड हेमरेज हो सकता है, सबड्यूरल हेमरेज हो सकता है। इसमें नॉन वेस्कुलर कॉजेस भी आते हैं। इसमें एक थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मेडिसिन ओवर यूज हेडेक भी इसी के अंडर आता है, सब्सटेंस और इट्स विड्रॉल के अंडर आता है। डिसऑर्डर्स ऑफ होम्योस्टेसिस आता है इसमें। इसमें जैसे ऑल्टीट्यूड रिलेटेड माउंटेन सिकनेस आ जाता है, हेडेक ड्यू टू डाइविंग आ जाता है। फिर हेडेक और फेशियल पेन ड्यू टू डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू क्रेनियम, नेक, आईज, साइनसिस, साइनोसाइटिस की वजह से भी हमें हेडेक रहता है। फेशियल स्ट्रक्चर्स की वजह से, कोई कोई अगर पैथोलॉजी है फेशियल स्ट्रक्चर्स की, सर्वाइकल रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी हेडेक हो सकता है। एंड हेडेक ड्यू टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर, एसोसिएटेड विद साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी जो आती है न्यूरोपैथीज और फेशियल पेन, जिसमें सबसे कॉमन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया और इडियोपैथिक फेशियल पेन, ये बहुत कॉमनली हमें मिलता है क्लिनिक पे। और इसमें कुछ कैटेगरीज ऑफ हेडेक डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम क्लासिफाई नहीं कर पाते, जो अनस्पेसिफाइड है वो भी इसी कैटेगरी में आती है। तो दिस इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक डिसऑर्डर। सो ये एक मैंने कंपैरेटिव टेबल लिया है। थोड़ा सा ब्रीफली मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगी कि प्राइमरी हेडेक्स में आपस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है और डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि अगर हमें पता होगा कि किस तरह का हेडेक है तभी हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे डायग्नोस करने के बाद ही। तो माइग्रेन हमारा ऐसा डिसऑर्डर है जो अ, बच्चों के केस में अगर देखें तो बाइलेटरल मिल जाता है, लेकिन मोस्टली ये यूनिलेटरल रहता है, एक साइड को अफेक्ट करता है। और इसमें जो सेंसेशन होती है बहुत थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग सेंसेशन पेशेंट बताता है, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी होता है। और इसमें जो पेशेंट है उसको डे टू डे रूटीन की एक्टिविटी करने से एग्रावेशन होती है, वो नहीं कर पाता, डिसेबलिंग है ये बहुत ज्यादा। और पेशेंट नोजिया और साथ में वोमिटिंग कंप्लेन कर सकता है। इसमें सेंसिटिविटी टू लाइट, सेंसिटिविटी टू नॉइस भी रहता है। और ज्यादातर अगर पेशेंट मेडिसिन नहीं खा रहा तो ये अटैक 4 आवर्स से लेके 3 डेज तक रह सकता है। और इसकी ज्यादातर फ्रीक्वेंसी 1 to 2 अटैक्स मिनिमम तो रहती ही है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये माइग्रेन है। टेंशन टाइप हेडेक जो है ये, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, माइग्रेन से भी ज्यादा कॉमन है। 80% पॉपुलेशन ने कभी ना कभी इसको सफर किया रहेगा। तो ये एपिसोडिक है, बाइलेटरल है, दोनों तरफ हो सकता है। टेम्पल एरिया में ये ज्यादा मिलेगा आपको, फ्रंटल और टेम्पल रीजन में। और इसमें सेंसेशन कैसी होगी, पेशेंट को डल फील होगा, प्रेसिंग सेंसेशन होगी, और ये थ्रॉबिंग पल्सेटिंग इसमें हमें नहीं मिलती। और ये माइल्ड और मॉडरेट है, ज्यादा डिसेबलिंग नहीं होता, इसमें पेशेंट को कोई डेली रूटीन एक्टिविटी करने में परेशानी नहीं होती। और इसमें जो माइग्रेन के सिम्टम्स नॉजिया वॉमिटिंग रहते हैं वो इसमें हमें नहीं मिलते। नॉजिया वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया नहीं रहेगा इसमें।
और इसमें जो अटैक है वो कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक रह सकता है। इसमें पेशेंट इसको हम टेंशन टाइप हेडेक को स्ट्रेस हेडेक भी बोल देते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी आती है क्लस्टर हेडेक। ये यूनिलेटरल रहता है, ये कभी भी बायलेटरल नहीं रहेगा और ये बहुत सिवियर होएगा। इसमें पेशेंट को एजिटेशन, रेस्टलेसनेस बहुत रहेगी, फिजिकल एक्टिविटी कर पाएगा पेशेंट। इसमें एक क्लस्टर पीरियड होता है जिसमें पेशेंट को पेन रहता है जो कि 15 मिनट से लेके 3 घंटे तक रह सकता है। और ये जो पेन है ये आईज के आसपास रहेगा, सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में, ऑर्बिटल रीजन में, टेम्पल में रहेगा। और इसमें बहुत ही ज्यादा सिवियर पेन रहेगा और इसमें एक इसको अलार्म क्लॉक पेन भी बोलते हैं क्योंकि पेशेंट इसमें उठ जाएगा, सोते सोते उसको दर्द होएगा एकदम से तो उठ जाएगा। और इसमें पेशेंट को इप्सिलेटरल पेन, मतलब सेम साइड पे जिस आई में पेन है उसी साइड में इसको कंजक्टाइवा में भी सिम्टम्स आएंगे, लेक्रीमेशन और कंजक्टाइवल इंजेक्शन, रेडनेस होगी कंजक्टाइवा में, नेजल कंजेशन हो जाएगा, रिनोरिया, नेजल डिस्चार्जेस होंगे, आईलिड पे स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये जो क्लस्टर हेडेक है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्लस्टर पीरियड होता है, 2 to 3 मंथ्स का एक पीरियड होता है जिसमें पेशेंट को डेली बेसिस पे हेडेक के सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें एक एपिसोड से लेके 8 एपिसोड्स तक पेशेंट को एक दिन में हो सकते हैं। तो ये तीनों का एक डिफ्रेंसिएशन था। और ये इसका एक पिक्चर में मैंने शो किया है कि जो टेंशन हेडेक है वो आपको फ्रंटल एरिया में नजर आएगा, टेम्पल्स में नजर आएगा, माइग्रेन एक साइड को अफेक्ट करेगा, और क्लस्टर जो है वो आईज के आसपास रहेगा। और एक साइनोसाइटिस का मैंने बताया है कि जो साइनसिस का पेन है वो जो हमारे साइनसेस हैं, फ्रंटल साइनसेस हैं और जो नोज के आसपास है वहां पे रेडिएट करेगा पेन। अब हमारे टॉपिक पे जो मेन टॉपिक है माइग्रेन, ये जैसे कि मैंने बताया ये सेकंड मोस्ट कॉमन रिकरेंट हेडेक है टीटीएच, टेंशन टाइप हेडेक के बाद, एंड लीडिंग कॉज ऑफ हेडेक रिलेटेड डिसेबिलिटी है। तो अगर हम इंडिया में कहें तो इंडिया में भी बहुत कॉमन है, लगभग 213 मिलियन पीपल इससे जो है सफर कर रहे हैं। तो ग्लोबल बर्डन स्टडीज जो है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019 में इंडिया में इसका प्रेवलेंस बताया है, और 25.2% पॉपुलेशन जो है सफर कर रही है। और इंसिडेंस इसका फीमेल्स में ज्यादा रहेगा, 20% है, इन कंपैरिजन टू मेल्स 6% है। और मिडिल एज ग्रुप में ये ज्यादा मिलता है हमें। और माइग्रेन के केसेस बहुत ज्यादा अंडर डायग्नोस्ड और अंडर ट्रीटेड रह जाते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये हेमिक्रेनिया है, मतलब हाफ साइड ऑफ द हेड, एपिसोडिक हेडेक है, वन साइडेड और यूनिलेटरल हेडेक है। ये इसकी टिपिकलिटी है कि इसमें पेशेंट को पल्सेटिंग थ्रोबिंग पेन रहेगा, मॉडरेट टू सिवियर इंटेंसिटी का पेन होगा पेशेंट को। और एसोसिएटेड कंप्लेंट्स इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड, मोशन से एग्रावेशन रहेगा। और ये रिकरिंग सिंड्रोम जो है, यूजुअली इसका अटैक जो है 4 to 72 आवर्स तक रह सकता है। अगर हम इसकी टियोलॉजी की बात करें तो एग्जैक्ट ये क्यों होता है हमें नहीं अभी समझ में आ रहा, अननोन है इसकी टियोलॉजी। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं माइग्रेन के लिए, जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री में पॉजिटिव रहता है, बहुत सारे फैमिलीज में बहुत सारे मेंबर्स को, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को मिल सकता है ये। और एक इसकी फुल फ्लेज टाइप है फेमिलियल हेमीप्लेजिक माइग्रेन, एफएचएम के नाम से है, उसमें जीन्स म्यूटेशंस के बारे में भी बताया गया है। फिर इसमें माइग्रेन ट्रिगर्स होते हैं। माइग्रेन ट्रिगर्स जो होते हैं वो एक्टिवेटर्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं, जो इनिशिएट करते हैं माइग्रेन हेडेक्स को। तो माइग्रेन ट्रिगर्स जो होते हैं पेशेंट्स की, जिनको माइग्रेन रहती है, उनकी सेंसिटिविटी होती है इन्वायरमेंटल और सेंसरी स्टिमुलाई की, और पेशेंट इनको रिकॉग्नाइज करते हैं ट्रिगर्स की तरह। तो ये ट्रिगर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, पेशेंट्स को खुद अवेयरनेस होती है कि मुझे इस चीज से ट्रिगर हो रहा है। तो ये विजुअल स्टिमुलाई हो सकता है, कोई ब्राइट लाइट के एक्सपोजर के बाद हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, कोई लाउड साउंड के बाद हो सकता है, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से हो सकता है, ऑल्फैक्टरी हो सकता है।
और ये देखा गया है कि फीमेल्स में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ये ट्रिगर हो जाता है, तो ईस्ट्रोजन की वजह से, ईस्ट्रोजन कैन एक्ट एज हार्मोनल ट्रिगर। और जो फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं ईस्ट्रोजन बेस्ड, उनमें भी देखा गया है कि ये पिल्स की वजह से ट्रिगर हो सकता है। फिजिकल एक्सर्शन से, स्लीप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सोने से और स्लीप पूरी ना करने से भी हो जाता है। मील्स अगर प्रॉपरली नहीं ले रहा माइग्रेन का पेशेंट, तो उसमें भी मिल जाता है। डाइट, अल्कोहल, चॉकलेट चीज इसको ट्रिगर कर सकता है। स्टॉर्मी वेदर में ये मिल सकता है। इसके अलावा प्रेशर चेंजेस में भी ट्रिगर कर सकती हैं। और साइकोलॉजिकल फैक्टर में स्ट्रेस, नॉर्मली क्या होता है, माइग्रेन का जो अटैक होता है वो स्ट्रेस का पीरियड खत्म होने के बाद होता है। जब पेशेंट ने पूरा अपना काम कर लिया पूरा हफ्ता, जब वीकेंड आएगा तब हो जाएगा, या पूरी तैयारी कर ली हॉलीडे के लिए और जाने की तैयारी कर रहे हैं तो तब हो जाएगा। तो स्ट्रेस खत्म होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, वो ट्रिगरिंग होएगा इस। और ये देखा गया है कि कुछ हेड इंजरीज के बाद, माइनर इंजरीज के बाद भी जो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी है, सिवियरिटी है, उसमें वर्सनिंग ट्रिगर हो सकता है। तो ये कुछ माइग्रेन के ट्रिगर्स हैं। और नेक्स्ट आती है माइग्रेन की क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने वहीं से उठाई है, ICHD-3 से। तो इसमें जो हमारे मेन हम डिस्कस करने वाले हैं वो माइग्रेन विदाउट ऑरा, और ये कॉमन है माइग्रेन विद ऑरा। तो थोड़ा ब्रीफली मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। ये हम माइग्रेन विदाउट ऑरा एंड विद ऑरा थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो इसमें इसके अलावा माइग्रेन विद ब्रेनस्टेम ऑरा आती है, इसको बेसिलरी आर्टरी माइग्रेन भी बोलते हैं। तो इसमें पेशेंट को जैसे स्पीच में डिफिकल्टी या थोड़ा वर्टिगो, इस तरह के सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। और एक इसमें टिपिकल ऑरा विदाउट हेडेक है। इसमें पेशेंट को हेडेक नहीं होगा, एसिफेलिक माइग्रेन भी बोलते हैं इसको, सिर्फ ऑरा के सिम्टम्स आएंगे इसमें। तो अभी ऑरा क्या होती है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हेमीप्लेजिक माइग्रेन में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फेमिलियल है, इसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलेगी। हेमीप्लेजिक का मतलब है इसमें मोटर फंक्शन थोड़े से वीक हो जाएंगे पेशेंट के। बाकी के जितने भी माइग्रेन्स हैं इसमें मोटर फंक्शन में वीकनेस नहीं आएगा, जैसे ब्रेनस्टेम ऑरा भी है उसमें भी नहीं आएगा। एक रेटिनल माइग्रेन है, इसमें पेशेंट को मोनोन्यूक्लियर जो मोनो विजन लॉस, सिंगल साइड विजन लॉस का सिम्टम आएगा, साथ में हेडेक होगा। एंड क्रॉनिक माइग्रेन है फिर। फिर इसी में इन्होंने क्लासिफिकेशन में कॉम्प्लिकेशंस बता दी है माइग्रेन की। स्टेटस माइग्रेनोसिस होता है जब माइग्रेन का नॉर्मली अटैक 72 आवर्स पे खत्म हो जाता है, लेकिन अगर वो एक्सटेंड कर जाए 72 आवर्स के बाद भी, तो उसको हम स्टेटस माइग्रेनोसिस बोल देते हैं। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन आती है परसिस्टेंट ऑरा, जहाँ पे पेशेंट को ऑरा के सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन अगर हम न्यूरो इमेजिंग कराते हैं तो कोई इन्फाक्शन का हमें नहीं मिलता साइन। थर्ड आता है इसमें माइग्रेनस इन्फाक्शन। इसमें पेशेंट को इश्चीमिया या इन्फाक्शन के साइन सिम्टम्स मिलेंगे। एंड लास्ट कॉम्प्लिकेशन आती है जिसमें माइग्रेन के साथ पेशेंट को सीजर्स के अटैक भी आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रोबेबल माइग्रेन, जहाँ पे हमें क्लियर नहीं हो पाता कि ये माइग्रेन है कि नहीं है, वो इस कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें जब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ेंगे, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में जब भी हम देखते हैं तो हम 5 अटैक्स लेते हैं माइग्रेन के। तो जहाँ पे 5 अटैक्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो वो हम प्रोबेबल माइग्रेन में डाल देते हैं। फिर इसके अलावा एपिसोडिक माइग्रेन है विद GI डिस्टर्बेंस है, वॉमिटिंग है। एब्डोमिनल माइग्रेन बच्चों में बहुत ज्यादा मिलता है, इसमें हेडेक सिम्टम्स की बजाय एब्डोमिनल पेन रहेगा। फिर बिनाइन पेरोक्सिस्मल वर्टिगो, जहाँ पे माइग्रेन वर्टिगो के साथ एसोसिएटेड है। और टॉर्टिकोलिसिस, जब एक साइड, वन साइड ऑफ फ्लेक्शन ऑफ नेक हो जाएगी अलोंग विद माइग्रेन। सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ माइग्रेन। तो इसमें अब हम माइग्रेन विदाउट ऑरा सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये ज्यादा कॉमन है, 80% केसेस में हमें माइग्रेन के केसेस जो आते हैं वो विदाउट ऑरा आते हैं। इसको हम हेमिक्रेनिया सिंप्लेक्स भी बोलते हैं, और कॉमन माइग्रेन भी बोलते हैं इसको। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, बाकी सारी डेफिनेशन इसकी सेम है। रिकरेंट एपिसोड्स होंगे, 4 to 72 आवर्स होंगे, यूनिलेटरल पल्सेटिंग थ्रोबिंग क्वालिटी होगी, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी के हेडेक्स होंगे। पेशेंट को नॉजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, एग्रावेशन फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी रहेगी। द ओनली थिंग इसमें ऑरा नहीं आएगा।
दूसरी टाइप इसकी जो कॉमन टाइप है वो है माइग्रेन विद ऑरा। इसमें 20% पेशेंट्स को माइग्रेन के साथ ऑरा रहती है, और इसको हम क्लासिकल और क्लासिक माइग्रेन भी बोलते हैं। हेमीप्लेजिक माइग्रेन, ऑप्थेल्मिक माइग्रेन इसका प्रीवियसली बोलते थे हम इसको। इसमें क्या रहेगा, रिकरेंट यूनिलेटरल हेडेक रहेगा, जिसमें पेशेंट को ऑरा की सिम्टम्स आएंगे जो कि ग्रेजुअली डेवलप होंगे 5 to 20 मिनट्स, और ये 60 मिनट्स तक रह सकते हैं। ये जो ऑरा आएगी ये फुली रिवर्सिबल होती है, और इसमें पेशेंट को विजुअल, सेंसरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिम्टम्स आ सकते हैं, स्पीच डिफिकल्टी हो सकती है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ सकती है, और ऑरा के इमीडिएटली बाद हेडेक फेज आएगा, और माइग्रेन के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो माइग्रेन विदाउट ऑरा और विद ऑरा में यही फर्क है कि इसमें पेशेंट को कुछ सिम्टम्स हेडेक आने से पहले ही पेशेंट को पता चलने लग जाएगा कि मुझे हेडेक आने वाला है। क्रॉनिक माइग्रेन, हम क्रॉनिक माइग्रेन तब बोलते हैं जब पेशेंट को 15 डेज या 15 डेज से ज्यादा हेडेक रहता है इन 1 मंथ, और कॉन्जिक्यूटिवली 3 मंथ्स तक वो सफर कर रहा है, और 1 महीने में कम से कम 8 दिन उसको माइग्रेन जैसे हेडेक के फीचर्स आ रहे हैं, तो हम उसको क्रॉनिक माइग्रेन बोल देते हैं। और क्रॉनिक माइग्रेन में ही एक हमारा मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक आता है। तो इसमें क्या है कि जो पेशेंट को सिवियर एक्यूट एपिसोड्स आते हैं माइग्रेन के, तो वो पेन को अबॉर्ट करने के लिए जैसे मेडिसिन खाते हैं, ट्रिप्टेंस खाते हैं, या जो पेन किलर्स रहती है हमारी नॉन स्टीरॉयड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, या जैसे इब्रुफिन हो गया, डिक्लोफेनिक हो गया। तो जो लोग उनका ओवर यूज कर रहे हैं, जैसे 3 महीने लगातार पेशेंट ने कम से कम 10, 12, 15 दिन के लिए महीने में दवाई खा ली, तो उन केसेस में देखा गया है कि जो माइग्रेन है वो बेटर ना होके, या तो कोई चेंज नहीं आएगा, बेटर नहीं होगा पेशेंट, या फिर जो सिम्टम्स हैं पेशेंट के वो वर्सन हो रहे हैं। तो एमओएच आजकल बहुत मिल रहा है, क्लिनिक पे भी आते हैं पेशेंट। तो अब हम अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, माइग्रेन क्यों होता है, तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि माइग्रेन का अटैक हर पेशेंट में डिफरेंट होगा। इवन एक पर्सन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं। तो प्रीवियसली इसको वेस्कुलर बेसिस था, वो एक वेस्कुलर थ्योरी थी, लेकिन ये प्राइमरीली न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर है, और पेशेंट के जो भी इंटरनल या इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हैं वो पेशेंट को स्टिमुलेट करते हैं या ट्रिगर करते हैं, जिससे कि माइग्रेन हेडेक की जनरेशन होती है। तो इसमें एक ये मैंने डाली है पिक्चर टू एक्सप्लेन दी पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें मॉड्यूलेटिंग फैक्टर्स हैं, जो जैसे ड्रग्स हो गया, जो हमने अभी ट्रिगरिंग फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया है, उनमें से कोई भी फैक्टर जो भी पेशेंट जिसके लिए भी सेंसिटिव है, वो कॉर्टिकल डिस्टर्बेंस या ब्रेन एक्साइटेबिलिटी कर देगा, जिससे दो चीजें होंगी। तो इसमें हम दो चीजें समझ रहे हैं, एक की ऑरा कैसे बन रही है और एक की हेड पेन कैसे हो रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहले एक ओल्डर टाइम पे एक वेस्कुलर थ्योरी थी, जिसमें ये बताया गया था कि जब भी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है क्रेनियल वेसल्स में, तब ऑरा आएगा, और जब वेजो डायलेटेशन होगी, मतलब हाइपरीमिया होगा, तो पेन आएगा। लेकिन ये वेस्कुलर चेंजेस आने से पहले कुछ नर्वस चेंजेस आती हैं, कुछ न्यूरोनल चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो न्यूरोनल चेंज आती है वो कॉर्टिकल वेव्स की फॉर्म में आती है। ये मैं बात कर रही हूँ जिन पेशेंट्स में माइग्रेन विद ऑरा है। ठीक है, तो इसमें सीएसडी बोलते हैं, कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन। ये टिपिकली ऑरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें क्या होएगा, एक वेव ऑफ डिपोलराइजेशन आएगी, फॉलोड बाय अ वेव ऑफ हाइपरपोलराइजेशन, मतलब पहले एक्साइटेशन होगा, फिर इसमें डिप्रेशन होगा। तो ये जो वेव है ये क्या करेगी, न्यूरॉन्स को और जो ग्लायल सेल्स हैं उनके नॉर्मल फंक्शन को ये डिसरप्ट कर देगी, जिससे क्या होगा, जो न्यूरोवेस्कुलर कपलिंग है उनमें डिसफंक्शन हो जाएगा, और सेरिब्रल ब्लड फ्लो है उसमें चेंजेस आएंगे। तो इसमें पेशेंट को जो ब्लड फ्लो है, या तो इसमें हाइपरीमिया, इस्चीमिया दोनों चीजें होंगी, और फिर ये डेवलपमेंट होगी ऑरा की, जो कि विजुअल हो सकती है, सेंसरी हो सकती है, कॉग्निटिव हो सकती है। दूसरी चीज इसमें क्या हो रही है, हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन हो रही है इसमें, ट्राइजेमिनल जो हमारा सिस्टम है, ट्राइजेमिनोवेस्कुलर सिस्टम है, उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, देर विल बी रिलीज ऑफ पेन रिसेप्टर्स, इसमें जो मैसेंजर्स हैं और जो वेसो एक्टिव पेप्टाइड्स हैं उनका रिलीज होगा।
तो इसमें जो हमारा कैल्सिटोनिन जीन प्रोटीन पेप्टाइड है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और इसमें एनके रिलीज हो जाएगा और सब्सटेंस पी रिलीज हो जाएगा। तो इन सब का फंक्शन क्या है, ये इन्फ्लामेशन करेंगे, ये वहां पे वेजोडाइलेटेशन करेंगे और परमेबिलिटी चेंजेस करेंगे, जिसकी वजह से फिर पेशेंट को हेडेक होगा। तो हेडेक फेज जो है वो बेसिकली ट्राइजेमिनो वेस्कुलर सिस्टम में जो चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से है, और जो ये ट्रांसमीटर्स हैं हमारे, जो मैसेंजर्स हैं, इनके रिलीज होने की वजह से ये हेडेक आएगा। और सेंसरी सेंसिटिविटी भी हमारी जो ब्रेन स्टेम एक्टिवेशन है उसकी वजह से आएगी। जो सेंसरी सिम्टम्स पेशेंट को माइग्रेन में आ रहे हैं, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, वो भी इसी की वजह से रहेगा। तो ये इसका मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफिंग यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि इसमें मोनोएमिनर्जिक सेंसरी कंट्रोल सिस्टम डिसफंक्शन रहेगा पेशेंट का, और इसमें कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिपोलराइजेशन रहेगी जो कि ऑरा क्रिएट कर रही है। तो इसमें जो बेसिकली डिसफंक्शन आयन चैनल्स का डिसफंक्शन है जो ऑरा क्रिएट कर रहा है। हाइपोथैलेमिक एक्टिवेशन होएगी और हमारे ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस या ट्राइजेमिनल वेसिकुलर जो हमारा सिस्टम है उसमें न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होंगे, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, सब्सटेंस पी, इसमें सिरोटिनिन 5 HT का भी रोल रहता है। और जो ये वॉमिटिंग यॉर्निंग वाले जो सिम्टम आते हैं पेशेंट को, जो मूड डिसऑर्डर आता है, उसमें डोपामीन का रोल रहता है। और फेमिलियल हिस्ट्री में हम देखें तो जीन म्यूटेशंस भी रहती हैं। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है माइग्रेन की। अभी क्लिनिकल फीचर्स हैं। तो ये एक निमोनिक है, पाउंड, POUND। तो माइग्रेन को डिस्क्राइब करने के लिए ये एक निमोनिक है। पाउंड का मतलब P स्टैंड्स फॉर पल्सेटिंग, जो भी पेन होएगा पेशेंट को थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग रहेगा, एटलीस्ट 1 डे तक रहेगा हेडेक। यूनिलेटरल रहेगा, U स्टैंड्स फॉर यूनिलेटरल। पेशेंट को जरूरी नहीं है कि एक साइड मतलब लेफ्ट साइड ही रहे, ऑल्टरनेटिंग साइड भी हो सकता है, लेकिन जब हेडेक होगा तो एक साइड को ही इफेक्ट करेगा। N स्टैंड्स फॉर नोजिया, पेशेंट सफर्स फ्रॉम नोजिया, वॉमिटिंग। और ये जो हेडेक है बहुत डिसेबलिंग होएगा, पेशेंट अपना डे टू डे लाइफ नहीं कर पाएगा। उसको अपना काम, घर का काम करना बहुत ट्रबलिंग होएगा ड्यूरिंग दी हेडेक, और उसको मेडिसिन चाहिए रहेगा उस टाइम पे। तो ये एक निमोनिक था। अब हम फेजेस की बात करें तो माइग्रेन अटैक हमारा जो है ये 4 फेजेस में आता है। सबसे पहले इसमें प्रोड्रोम आता है, और विदाउट ऑरा में ऑरा नहीं रहेगा, हेडेक आएगा सीधा। विद ऑरा में ऑरा आएगा, हेडेक आएगा, और फिर पोस्ट हेडेक सिम्टम्स आएंगे जिसको हम पोस्ट ड्रोम बोलते हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, इसका क्लिनिकल पिक्चर प्रेजेंटेशन का पिक्चर है। तो इसमें अटैक इनिशिएशन बताया गया है, और उसके बाद एक प्रोड्रोमल फेज है, फिर ऑरा है। ऑरा देखिए छोटा है, 60 मिनट्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 मिनट्स के अंदर अंदर ये रिवर्स हो जाता है। फिर हेडेक का फेज आता है, और फिर पोस्ट्रोमल फेज आता है। तो प्रोड्रोमल फेज जो है, पी मॉनिटरी सिम्टम्स आते हैं, ये कुछ घंटे से लेके 1-2 दिन तक रह सकता है, बिफोर द ऑरा एंड हेडेक। इसमें पेशेंट्स को वीकनेस फील होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि डोपामिन का रोल होता है, तो यॉर्निंग रहेगी। और इसमें पेशेंट को डिफिकल्टी होगी कंसंट्रेशन में, काम करने में, बिहेवियर चेंजेस आ सकते हैं, या पेशेंट डिप्रेस हो जाएगा या इरिटेट होएगा। नोजिया हो सकता है, विजुअल चेंजेस, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है, नेक में स्टिफनेस रह सकती है। इसमें सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड, पेशेंट को डिस्टरबेंस इन स्लीप हो सकती है, डिफरेंट क्रेविंग्स हो सकती हैं, पेलर दिख सकता है इसमें हमें। तो प्रोड्रोमल फेज जो है ये बिफोर ऑरा या बिफोर हेडेक रहेगा। इसके बाद आता है सेकंड ऑरा। 20 to 25% पेशेंट्स ऑरा फील कर सकते हैं, सेंसरी डिस्टरबेंसेस आएंगी इसमें, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं बिफोर माइग्रेन अटैक। जैसे कि मैं पहले भी बताया कि ये 5 to 20 मिनट्स में ग्रेजुअली डिवेल्प होती है ऑरा, और बहुत कम केसेस में ये 60 मिनट से ज्यादा तक स्टे करती है, और ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल होती है। और इसके बाद इमीडिएटली पेशेंट को हेडेक के साइंस एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम ऑरा की बात करें तो एक पेशेंट में सिंगल ऑरा भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं।
और मोस्टली ये पॉजिटिव सिम्टम्स भी आ सकते हैं, इसमें नेगेटिव सिम्टम्स भी आ सकते हैं। सबसे कॉमन जो ऑरा आती है वो विजुअल ऑरा आती है, जिसमें पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं। इसमें शिमरिंग फ्लैशिंग ऑफ लाइट पेशेंट को फील होगा। टेकोप्सिया होगा। टेकोप्सिया में फोर्टिफिकेशन स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं हम इसको। तो पेशेंट आके बताएगा कि मुझे जिगजैग लाइंस नजर आ रही हैं, या कोई इमेज है वो फ्रेगमेंटेड नजर आ रही है। फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स स्कोटोमास होते हैं जहाँ पे पेशेंट को टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन हो जाता है। विजुअल फील्ड में उसको टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन हो जाता है। इसको हम इट में प्रोग्रेस इनटू हेमिनोपिया, आधी साइड की विजन भी इफेक्ट हो सकती है। टनल विजन भी हो सकता है इसमें पेशेंट को। लेकिन वही चीज है कि जो विजुअल ऑरा भी है 60 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा। हेडेक होने से पहले ये रिवर्स हो जाएगा। फिर इसमें सेंसरी सिम्टम्स भी आ सकते हैं। पेशेंट को नंबनेस फील हो सकती है, टिंगलिंग फील हो सकती है, पिंस नीडल्स की सेंसेशन हो सकती है। मोटर फंक्शन, मोटर वीकनेस नहीं आता, बहुत रेयर आता है। लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, स्पीच में डिफिकल्टी हो सकती है, हियरिंग डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये है ऑरा के सिम्टम्स। इसके बाद हेडेक की बात करें तो ये एपिसोडिक रहता है, रिकरेंट हेडेक है, यूनिलेटरल है, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी, थ्रोबिंग और पल्सेटिंग इन नेचर है। पेशेंट को नॉजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, एलोडाइना अडाइना, मतलब इसमें पेशेंट का जो स्कैल्प है उसको हम टच करेंगे तो उसको टेंडरनेस फील होगी ड्यूरिंग द एपिसोड। ये जो पेरिक्रेनियल टेंडरनेस है ये हमें टेंशन टाइप हेडेक में भी मिलती है, बिकॉज मसल, उसको मसल कंट्रैक्शन हेडेक भी बोलते हैं हम, स्ट्रेस हेडेक। तो ये एलोडाइनिया इसमें भी मिलेगा हमें, माइग्रेन में। और पेशेंट को कोई भी काम करने में एग्रावेशन होगी। पेशेंट चाहेगा कि वो एक क्वाइट डार्क रूम में उसको कोई ना बुलाए, वो आराम से अपना लेट जाए। और अगर वो दवाई नहीं खाता तो 4 to 72 आवर्स तक ये हेडेक रह सकता है पेशेंट को। हेडेक होने के बाद फिर पेशेंट का पोस्ट्रोम फेज आएगा, जिसमें पेशेंट को थकावट रह सकती है, कंसंट्रेशन डिफिकल्टी हो सकती है, काम करने में कंसंट्रेशन नहीं रहेगा उसका, फॉगीनेस रह सकती है उसको, स्टिफनेस इन नेक रह सकती है, डिप्रेसिव रह सकता है, पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। कई पेशेंट्स को बहुत ज्यादा सिवियर एग्जॉशन होती है, जिसमें पेशेंट को वॉश्ड आउट फीलिंग होती है फॉलोइंग द अटैक। इवन देखा गया है कुछ पेशेंट्स अनयूजुअली फ्रेश फील करते हैं हेडेक खत्म होने के बाद। तो पोस्टड्रोम फेज जो है ये रेजोल्यूशन ऑफ हेडेक है इसमें, और ये कुछ घंटों से लेके 2 दिन तक पेशेंट को रह सकता है। सो ये पिक्चर है सेम प्रोड्रोमल ऑरा, हेडेक एंड पोस्टड्रोम। तो हम अगर डायग्नोसिस की बात करें तो जो हम अभी तक जितना भी पढ़ चुके हैं तो इसकी बहुत ही टिपिकल क्लिनिकल हिस्ट्री है। तो जब हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की तो काफी हद तक हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये माइग्रेन का अटैक है या टेंशन हेडेक है या क्लस्टर हेडेक है या सेकेंडरी डिसऑर्डर है कोई। तो मेडिकल हिस्ट्री में काफी हद तक हमें पेशेंट के सिम्टम्स क्लियर हो जाते हैं। हम पेशेंट्स को अपनी डायरी मेंटेन करने के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि उससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि हर अटैक एक जैसा नहीं होता पेशेंट का। तो अगर पेशेंट ने नोट डाउन किया होगा तो हम हमारे लिए वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखना और उसको मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसमें हम पेशेंट को डिटेल्स लिखने के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि डेट कब हुआ था, कितने टाइम पे हुआ था, उस टाइम पे पेशेंट क्या कर रहा था जब पेशेंट को ये अटैक हुआ है, कितनी देर तक उसको हेडेक रहा, जब हेडेक हुआ तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट के आए वो पेशेंट नोट कर सकता है। पेशेंट क्या वो बिना दवाई के ठीक हो गया, क्या उसको दवाई खानी पड़ी उस टाइम पे, वो पेशेंट उसमें लिख सकता है। और अगर दवाई खाई है तो पेशेंट ने किस तरह की दवाई खाई है और कितने टाइम खाई है। तो ये हम एक माइग्रेन डायरी पेशेंट की मेंटेन करवा सकते हैं। तो इसमें हमें काफी क्लैरिटी मिल जाती है पेशेंट के साइंस एंड सिम्टम्स की, और इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी का भी हमें इसमें पता चल जाता है। इसके अलावा डायग्नोसिस के लिए एक हमारे पास ये मैं डायग्नोसिस के लिए भी और सिवियरिटी कितनी है पेशेंट को वो देखने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चनियर है। इसको हम मिडास क्वेश्चनियर कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में, आगे वाली स्लाइड में है ये।
तो अगर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें, जैसे कि ये मैंने इंटरनेशनल जो हमारी क्लासिफिकेशन है हेडेक डिसऑर्डर्स की, वहीं से पिक किया है। तो हम माइग्रेन विदाउट ऑरा के लिए हमारा ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जिसमें हम एटलीस्ट 5 अटैक्स जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तभी हम पेशेंट को बोलेंगे कि इसको माइग्रेन विदाउट ऑरा है। तो इसमें पेशेंट को वही 4 to 72 आवर्स तक हेडेक होना चाहिए, ये ड्यूरेशन हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा 2 of the following 4 फीचर्स हमें दिखने चाहिए। यूनिलेटरल होना चाहिए या पल्सेटिंग होना चाहिए, मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का हेडेक होना चाहिए पेशेंट को, और एग्रावेशन, जो भी पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी है उसमें दिक्कत आनी चाहिए, पेशेंट को डिसेबलिंग होना चाहिए वो पेशेंट के लिए। और इसमें ड्यूरिंग द हेडेक पेशेंट को एटलीस्ट या नोजिया वॉमिटिंग या फोटोफोबिया फोनोफोबिया में से एक चीज मिलनी चाहिए। अगर बी से लेके डी तक सारे क्राइटेरियाज आ रहे हैं एटलीस्ट 5 अटैक्स में, तो हम उसको डायग्नोस करेंगे माइग्रेन विदाउट ऑरा। इसका जो उन्होंने नंबरिंग की है 1.1 के अंडर आता है ये। सेकेंड, इसमें जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैंने शेयर किया है ये है माइग्रेन विद ऑरा। इसमें हम 2 अटैक्स का देखेंगे कि उनमें ये क्राइटेरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें रिवर्सिबल ऑरा, 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग फुली रिवर्सिबल ऑरा सिम्टम्स आने चाहिए। या तो विजुअल हो सकता है या सेंसरी, जो हमने अभी डिस्कस किया था क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में। स्पीच में डिफिकल्टी हो सकती है, कोई मोटर वीकनेस हो सकती है, ब्रेन स्टेम जो मैंने आपको बताया था, बेसिलरी आर्टरी माइग्रेन, या रेटिनल आई लॉस ऑफ विजन होना हो अगर हो रहा है एक आंख में तो यूनिलेटरली। तो इनमें से कोई एक भी रिवर्सिबल ऑरा आ रहा है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। देन 3 ऑफ द फॉलोइंग 6 करेक्टरिस्टिक्स अगर मिल रहे हैं हमें, जैसे कि एक 1 ऑरा जो कि ग्रेजुअली स्प्रेड हो रहा है 5 मिनट्स में, या 2 से ज्यादा भी अगर ऑरा आ रहे हैं, वन आफ्टर दी अदर आ रहे हैं, और हर एक ऑरा कम से कम 60 मिनट तक रह रहा है, एटलीस्ट 1 ऑरा सिम्टम जो है वो यूनिलेटरल है और एक ऑरा सिम्टम जो पॉजिटिव है, और इसके बाद आफ्टर द ऑरा पेशेंट इज हैविंग हेडेक। तो इनमें से कोई भी 3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहे हैं, और अगर रिवर्सिबल ऑरा में कोई भी एक या एक से ज्यादा ऑरा आ रही है, तो हम 2 अटैक्स में अगर आ रही है तो उसको हम माइग्रेन विद ऑरा बोलेंगे। सो ये हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है माइग्रेन विद ऑरा। दिस इज 1.2। ये हमारा थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जिसमें हम सिर्फ पेशेंट का जो टिपिकल माइग्रेन है उसमें हम ये देख रहे हैं कि रिपीटेड अटैक हो रहे हैं पेशेंट को हेडेक के, और हम जो भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो नॉर्मल आ रहा है। तो इसमें एटलीस्ट 2 फीचर्स, यूनिलेटरल पेन, थ्रोबिंग, एग्रावेशन बाय मूवमेंट, मॉडरेट और सीवियर इंटेंसिटी में से कोई 2 फीचर्स, और जो नोजिया वॉमिटिंग फोटोफोबिया फोनोफोबिया में से कोई एक सिम्टम अगर हमें मिल रहा है। इसमें हमने नंबर ऑफ अटैक्स नहीं लिए हैं, ये सिंप्लीफाइड क्राइटेरिया। अगर कोई भी पेशेंट हेडेक के साथ आपके पास आ रहा है और जिसमें ये फीचर्स फुलफिलिंग है, तो हम उसको माइग्रेन बोल सकते हैं। ये सिंप्लीफाइड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। अभी हम बात करते हैं मिडास क्वेश्चनियर की। तो ये बेसिकली एक टूल है जिससे हम असेस कर सकते हैं स्कोर करके कि पेशेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, पेशेंट के जो हेडेक हैं उसकी सिवियरिटी क्या है। तो जैसे हम कोई भी दवाई देते हैं, जैसे मेरा भी जो रिसर्च टॉपिक है उसमें मैंने ये क्वेश्चनियर लिया है, जिसमें हम प्री मेडिसिन एंड पोस्ट मेडिसिन पेशेंट का असेसमेंट कर सकते हैं बाय फिलिंग दिस फॉर्म। और इसमें ये हम 3 मंथ्स के बाद ही फिल करते हैं। इसमें हम मिनिमम जो ड्यूरेशन लेते हैं 3 मंथ्स का लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस हम पेशेंट से पूछते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि लास्ट के 3 मंथ्स में पेशेंट ने बिकॉज ऑफ हेडेक कितनी बार अपना काम या स्कूल छोड़ा। तो जो भी एग्जैक्ट नंबर है वो पेशेंट हमें उसको मंथ वाइज भी अगर बता रहा है तो 3 मंथ्स के हिसाब से हम टोटल डेज लिख देंगे। सेकेंड हमारा क्वेश्चन रहता है कि लास्ट के 3 मंथ्स में पेशेंट का प्रोडक्टिविटी रिड्यूस्ड बाय हाफ और मोर। तो उन डेज को हम, उसमें हम जो हेडेक वाले मिसिंग डेज हैं उनको नहीं इंक्लूड करेंगे, उनको एक्सक्लूड कर देंगे। उन डेज के अलावा कितने दिनों में पेशेंट ऐसा था कि पेशेंट को काम करने का इच्छा नहीं था या एनर्जी नहीं था या उनकी प्रोडक्टिविटी कम हुई है, तो उन सभी दिनों को हम प्लस करके हमारे डेज वाले कॉलम में लिख देंगे।
ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हम हाउस होल्ड वर्क के बारे में पेशेंट से पूछेंगे कि लास्ट के 3 मंथ्स में उनको हेडेक की वजह से कितनी बार हाउस होल्ड अपना घर का काम छोड़ना पड़ा है। और फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है कि घर के काम की प्रोडक्टिविटी हाफ या हाफ से ज्यादा कितने दिनों तक वो नहीं कर पाए काम। तो इसमें हम जो मिस्ड वर्क है उसको नहीं काउंट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा कि लास्ट के 3 मंथ्स में ऐसे कितने दिन थे जब पेशेंट ने कोई अपना फैमिली फंक्शन या कोई अपनी सोशल एक्टिविटी मिस करी है बिकॉज ऑफ हेडेक। तो 3 महीने के जितने भी डेज होंगे उनको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 से लेके 5 तक जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको हम प्लस करके हमारा स्कोर बनाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि माइग्रेन डिसेबिलिटी असेसमेंट स्कोर मैंने डाला है। तो फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस को कैलकुलेट करके जो भी टोटलिंग आएगी हमारी, जैसे 0 to 5 है तो वो मिनिमल और इनफ्रीक्वेंट डिसेबिलिटी है, ग्रेड 1 है। ग्रेड 2 में माइल्ड और इनफ्रीक्वेंट डिसेबिलिटी है। 6 to 10 के बीच में स्कोर अगर आता है, 11 to 20 के बीच में अगर स्कोर आ रहा है तो ग्रेड 3 है, मॉडरेट डिसेबिलिटी है। अगर मोर देन 20 स्कोर आ रहा है तो ग्रेड 4 है, दैट इज सिवियर डिसेबिलिटी। इसमें जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर ए एंड बी, तो इसमें हम खाली पेशेंट से पूछ रहे हैं कि लास्ट के 3 मंथ्स में उनको हेडेक कितने दिन तक रहा। तो एक हेडेक अगर एक दिन रह रहा है तो उसको हम 1 डे काउंट करेंगे, तो इसको हम टोटल नंबर ऑफ डेज ले लेंगे। और एक जो बी क्वेश्चन है उसमें हम पेशेंट की इंटेंसिटी ऑफ और सिवियरिटी ऑफ पेन रेट करेंगे ऑन अ पेन स्केल 0 to 10। तो इसमें पेशेंट को हम पूछेंगे कि उनको कितनी इंटेंसिटी का पेन था, तो पेशेंट उसमें 0 से लेके 10 तक बताएगा। इवन ये गूगल पे भी अवेलेबल है पेन स्केल, जिसमें कुछ स्माइलीज भी बनी है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। और इसमें पेशेंट खुद भी बता सकता है। तो 0 जैसे कि पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं है तो 0, और बहुत सिवियरेस्ट पेन है तो 10। तो इस तरह से हम अपना ये मिडास क्वेश्चन और एज अ टूल हम यूज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि हमारी मेडिसिन के बाद और मेडिसिन से पहले पेशेंट में क्या चेंज आया है, डिसेबिलिटी में कितना चेंज आया है। इन्वेस्टिगेशंस, तो इसमें हम वैसे माइग्रेन के केसेस में जो प्राइमरी है जहाँ पे हमें मालूम है कि कोई अंडरलाइन कॉज नहीं है, वहां पे इन्वेस्टिगेशंस हम ज्यादा नहीं रेकमेंड करते, क्योंकि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से हमें क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर हमने रूल आउट करना है, अगर हमें कहीं पे लग रहा है कि पेशेंट को कोई अंडरलाइन डिजीज है, कोई पैथोलॉजी है, कोई ब्रेन हेमरेज है, या कोई हमें लग रहा है कि स्ट्रोक जैसा सिम्टम भी आ रहा है बीच में, तो हम वहां पे पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें न्यूरो इमेजिंग हम एडवाइस कर सकते हैं, सिटी हेड, ब्रेन एमआरआई, या मैग्नेटिक रेजोनेंस, एंजियोग्राम, विनोग्राम्स हम बोल सकते हैं। आई एग्जामिनेशन करा लेंगे टू रूल आउट, क्योंकि इसमें ब्लरिंग विजन, स्कोटोमा और आई सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको रूल आउट करने के लिए। कोई इन्फेक्शन है अगर सेकेंडरी कॉज में, तो उसमें सीएसएफ को देखने के लिए हम लंबोपंचर सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी को रूल आउट करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशंस, जहाँ पे हमें डाउट आ रहा है कि सेकेंडरी कॉज हो सकता है, तो हम इन्वेस्टिगेशंस रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। इसमें जो क्राइटेरिया है, स्नूप 4 बोलते हैं हम इसको। ये बहुत ही कॉमन एक्रोनिम है जो हम यूज करते हैं जहाँ पे हमने रिकमेंड करना है पेशेंट को, जहाँ पे न्यूरो इमेजिंग एक इंडिकेशन आ रही है। तो स्नूप का जो मतलब है, एस स्टैंड्स फॉर, जहाँ पे सिस्टेमिक, जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई हमें इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि पेशेंट को कोई सेकेंडरी रिस्क है, या न्यूरोलॉजिकल साइन आ रहे हैं। अब जैसे इसमें हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि ये कोई टीआई, ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक तो नहीं है, या स्ट्रोक तो नहीं है पेशेंट को, तो वहां पे हम रिकमेंड कर सकते हैं। ऑनसेट, जहाँ पे सडन ऑनसेट है, जैसे थंडर क्लैप हेडेक है, उसमें सडन लाइटनिंग हेडेक आ रहा है, तो वो सब अर्कुनोइड हेमरेज की वजह से हो सकता है। जितना एक ओल्डर एज में आके वर्सनिंग ऑफ सिम्टम या न्यू हेडेक सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, वहां पे हमें रिकमेंडेड है कि हमें रूल आउट कर लेना चाहिए कि कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी तो नहीं है, तो वहां पे हम करा सकते हैं। इसके अलावा पोजीशन डिपेंडेंट कोई अगर इंटेंसिटी चेंजेस आ रही है हेडेक में, कोई पैटर्न फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है, या पेपिलोडीमा आ रहा है, या कुछ मेन्यूवर्स में प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो वहां पे हम पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशंस।
तो अब जैसे माइग्रेन और स्ट्रोक में एक लग रहा है कि थोड़े सिम्टम सिमिलैरिटी है। तो स्ट्रोक में जैसे स्लरिंग ऑफ स्पीच, अगर पेशेंट को वीकनेस आ रही है वन साइड पे और सडनली आ रहा है, अगर पेशेंट किसी कंप्लेंट के साथ ड्रूपिंग ऑफ वन साइड ऑफ फेस हो रही है, स्टिफनेस आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है पेशेंट को, तो वहां पे, और अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो रही है, तो वहां पे फिर रिकमेंडेड है कि हमें इन्वेस्टिगेशंस करा के उसको रूल आउट करना है उसको। अब मैनेजमेंट की बात करें तो माइग्रेन के केसेस में सबसे पहले हमारा डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइग्रेन का ही पेशेंट है। फिर उसकी सिवियरिटी एंड डिसेबिलिटी हमने चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ मिडास क्वेश्चनर। इसमें हम एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हम यूज कर सकते हैं। एक फॉर्म आता है जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ हम देख, क्योंकि अगर हम अभी तक समझ पा रहे हैं कि माइग्रेन का पेशेंट ऐसा है जिसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द हेडेक, उसको फंक्शन मिस करने पड़ रहे हैं, उसको वर्क मिस करना पड़ रहा है, तो वहां पे हम जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वाले क्वेश्चनियर्स भी यूज कर सकते हैं। एक इसमें हिट सिक्स भी आता है, वो मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया क्योंकि स्पेसिफिकली मेरा माइग्रेन टॉपिक था, तो मैंने मिडास पिक किया है। तो एजुकेशन पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ डिस्कशन और पेशेंट को जो इनहेरिटेड टेंडेंसीज है उनके बारे में बताना और उनको उसको इनकरेज करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे ट्रिगर्स हैं। तो उनको मिनिमाइज करने के लिए, सिवियरिटी को मिनिमाइज करने के लिए एजुकेशन ऑफ पेशेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग, रीअश्योर करना पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनमें जो मैनेजमेंट है उसमें एक्यूट और अबॉर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें जो सडन एक्यूट हेडेक आ रहा है उसको अबॉर्ट करने के लिए मेडिसिन हैं, जितनी भी ये हमारी पेन किलर्स हैं, इब्रूफिन है या जो हमारे डिक्लोफेनिक सॉल्ट्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है टू रिड्यूस, तो इसमें ट्रिप्टेंस हैं, कुछ मेडिसिन है जो इसकी फ्रीक्वेंसी, सिवियरिटी और पेशेंट की जो लाइफ है उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स है। और पर्सनलाइज्ड इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन पेशेंट को मैनेज करने के लिए, ताकि जो अटैक है उसकी फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी को हम कम कर सकें। तो ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को अपने ट्रिगर्स के बारे में पता होता है। बाय द टाइम पेशेंट आपके पास आता है तो उसको पता होता है कि मेरे को इस चीज से ट्रबल हो रही है, तो उसको अवॉइड करना। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने ट्रिगर्स पढ़े थे उन पे वर्कआउट करके पेशेंट का हेल्दी डाइट होना चाहिए, एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न ठीक होना चाहिए, जो भी डाइट से उसको प्रॉब्लम आ रही है उसका अवॉइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसमें हम योगा का हेल्प ले सकते हैं, मेडिटेशन का हेल्प ले सकते हैं, कंडीशनिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो ऑल दीज थेरेपीज विल हेल्प पेशेंट इन रिड्यूसिंग दी फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी। तो ये है थेराप्यूटिक्स। अभी हमारे पास टाइम है क्या कि मैं सीधा केसेस पे चलूं, या अभी अभी हमारे किसी का? पास 10 मिनट है हमारे पास अभी। तो सर 2 केसेस हैं, शैल आई मूव टू द केस पार्ट और मैं थेराप्यूटिक्स करूं, या अभी किसी को कुछ कोई क्वेरी है अभी तक तो प्लीज यू मे आस्क। आप केस लेना चाहते हो तो केस ले लीजिए, एक दो अभी, एक कोई केस हो जाएगा। ठीक है सर, मैं केसेस पे चलती हूँ। तो थेराप्यूटिक्स में वैसे तो हम ये कॉमन मेडिसिन ही हैं, मैं इनके नेम्स बता देती हूँ क्विकली। तो इसमें बेलेडोना आती है, तो ये एक मेरे को चार्ट मिला था, तो इसमें कुछ मेडिसिन ये थोड़ा ब्रीफली मैं बता देती हूँ। जैसे एकोनाइट है, इसमें बैंड लाइक सडन वायलेंट बर्स्टिंग फोरहेड पे आएगा। आर्निका मोंटेना में जैसे ट्रॉमा है, ट्रॉमा के बाद अगर हेडेक आ रहा है, लेम सोर ब्रूस्ड फीलिंग है, तो हम आर्निका दे सकते हैं। बेलेडोना में जैसे सडननेस है, थ्रॉबिंग पाउंडिंग है, पेशेंट को हॉट हॉट हेड है, फ्लशिंग है, बर्निंग है, ये हम बेलेडोना में देख सकते हैं। ब्राइनिया में स्टिचिंग, टियरिंग पेन होगा, बस्टिंग पेन होगा, मोस्टली राइट साइड रहेगा, मोशन एग्रावेशन रहेगा। जेलसीमिया में हमारे वो 3 Ds कवर होते हैं, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, बैंड लाइक फीलिंग, बस्टिंग, टेंडर। इसमें मैं बताना चाहूंगी कि जेलसीमियम में कंजेस्टिव हेडेक के लिए हम देते हैं, जिसमें पेशेंट को बेटर बाय यूरिनेशन रहता है। और आइरिस वर्सिकलर तो कॉमन थेरेपेटिक्स में देते ही हैं, माइग्रेन विद ब्लड विजन, नोजिया के साथ। काली बाइक्रोम अगर साइनोसाइटिस के साथ है, नक्स वोमिका,
स्प्लिटिंग हैंगओवर टाइप हेडेक होगा, नोजिया, इरिटेबल। और जो आजकल जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो पेशेंट्स आते हैं नाइट शिफ्ट के साथ आते हैं, मेरा जो एक केस है इट इज रिलेटेड टू नक्स वोमिका, तो वहां पे हम नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर ऐसे सेंगुनेरिया है, सिक पीरियोडिकल हेडेक के लिए हम दे सकते हैं। राइट साइड को ये ज्यादा स्लीप से पेशेंट बेटर होगा, ऐसे स्पाइजीलिया लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है हमारी। तो ये हमारा थेराप्यूटिक्स है। ब्रोइनिया, जिलसीमियम, ग्लोनाइडम भी हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, सन हेडेक के लिए हम दे सकते हैं। आयरिस के बारे में, नेट्रोम्यूर एक मेडिसिन है हमारी, नक्स वोमिका, सेंगुनेरिया, स्पाइजीलिया। तो ये मेरे रेफरेंसेस थे। और नेक्स्ट अब हम आते हैं केसेस पे। तो ये मेरा फर्स्ट केस जो है, ये एक फीमेल है, 41 ईयर्स ओल्ड। शी विजिटेड माय ओन क्लिनिक 16/11/2024 को। और इनको कंप्लेंट रिकरेंट हेडेक का था, जिस पास्ट 1 ईयर से इनको रिपीटेटिवली हेडेक एपिसोड्स हो रहे थे। जब पेन होता था ग्रेजुअली स्टार्ट होता था पेन, और जितना वो मेरे को बता पाए कि टीवी ज्यादा देखने से, स्क्रीन टाइम होने से, ट्रैवलिंग करने के टाइम पे, और अगर उनका पोस्चर भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो उनको हेडेक आ जाता है। तो 2 से 3 दिन तक रहता है हेडेक अगर वो पेन किलर नहीं खाती। लेकिन उन्होंने जैसे मुझे हिस्ट्री में बताया कि थोड़ा सा भी पेन मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती, तो वो इमीडिएटली जैसे ही शुरुआत होने लगती है तो मेडिसिन खा लेती हैं, एनाल्जेसिक्स ले लेती हैं। तो फ्रीक्वेंसी हेडेक उनको ऑफ एंड ऑन तो डेली बेसिस पे थोड़ा डल पेन रहता ही है, लेकिन हफ्ते में एक आधी बार सीवियर एपिसोड हो जाता है। जब डल पेन होता है तब वो दवाई नहीं खाती, ट्राई करती हैं अवॉइड करने की, लेकिन जब सीवियर पेन आता है तब उनको दवाई खानी पड़ती है। लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ पेन चेंजेबल है, कभी फ्रंटल एरिया पे है, कभी टेम्पल्स पे है, कभी पेराइटल पे है। जितना वो मेरे को बता पाई राइट साइड पे उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इन पेशेंट में ऑरा था, और इनको ब्लरिंग ऑफ विजन, मतलब धुंधलापन आ जाता था, और फ्लैशेस ऑफ लाइट नजर आती थी थोड़ा टाइम पहले हेडेक के। और बहुत ही सिवियर पेन था, थ्रोबिंग और पल्सेटिंग सेंसेशन होती थी उनको, टस टस जैसे फील होता था। और एग्रावेशन वही, उनको टीवी देखने से, थोड़ा घूमने फिरने से दिक्कत होती थी, और कोई हल्के हल्के हाथ से दबा देते तो उनको बेटर लगता था। इसके साथ उनको थोड़ा डिजी फील होता था, चक्कर जैसा आता था। तो और इन पेशेंट को थोड़ा सा, जैसे कार ट्रेवल करती हैं, राइडिंग करती हैं, तो वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन और वॉमिटिंग्स लग जाती थी इनको। पास्ट हिस्ट्री में इनको कैलकुलाई था 4 to 5 years पहले, और बहुत साल पहले इनको फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम थी। माइग्रेन की मुझे इसमें कोई स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं मिली। और हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट में इन्होंने एनाल्जेसिक्स, एलोपैथिक मेडिसिन, पेन किलर्स ही खाए हैं हेडेक को ठीक करने के लिए। पर्सनल हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये अपना इनका खुद का घर है, और इनकम वाइज ठीक है, वेजिटेरियन है। कोई ऐसे टी की ऐसी कोई एडिक्शन नहीं है, बट उनको 2 बारी टी चाहिए पूरे दिन में। और ग्रेजुएट हैं अभी फिलहाल के लिए, इनका बेटी हुई है उसके बाद से ये हाउसवाइफ है, उससे पहले शी वाज वर्किंग, सेल्स में थी ये पहले। मैरिड हैं, 2 बच्चे हैं इनके। गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री इनकी तकरीबन नॉर्मल है, नॉर्मल रेगुलर साइकिल है इनका 22 डेज का। और स्पेसिफिकली मैंने उनसे पूछा था कि हेडेक का कोई इसके साथ रिलेशन है, तो मेंसेस के साथ उनके हेडेक का कोई रिलेशन नहीं है। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में इनके 2 बच्चे हैं, 1 बॉय 1 गर्ल। और इनकी मिस कैरेजेस की हिस्ट्री है, 4 मिस कैरेजेस हुए थे इनके पास्ट में। अगर हम मेंटल जर्नल्स की बात करें तो इन्होंने बताया कि थोड़ा सा भी पेन ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, हेडेक नहीं, इन जनरल भी कोई पेन होता है तो इनके लिए टॉलरेट करना मुश्किल होता है, तो ये फटाफट क्विक रिलीफ के लिए दवाई हैंडी रखती हैं और खा लेती हैं। एज अ पर्सन रिजर्व्ड हैं, अपनी बातें ज्यादा जल्दी किसी से शेयर करना उनको नहीं अच्छा लगता। 1 या 2 फैमिली मेंबर्स हैं, सिस्टर इन लॉ है, जिनके साथ ही अपनी बातें थोड़ी डिस्कस कर लेती हैं। फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड है। सेंसिटिव पर्सन है, अकेले रहना नहीं पसंद उनको, बच्चे चाहिए या फैमिली में घर में कोई होना चाहिए, तो अकेले नहीं रह सकती, फियर होता है उनको। और कांस्टेंट फीलिंग ऑफ सेल्फ पिटी है उनको, जब से उन्होंने जॉब छोड़ा है उसके बाद से उनको ये वाला सिम्टम बहुत बढ़ गया है। रोना आ जाता है, छोटी छोटी बात पे भी रो पड़ती हैं। और बच्चे हैं सामने तो नहीं रो पाती, फिर अकेले रोती हैं। लेकिन अगर कोई उनको सिंपेथाइज कर दे, कोई कंसोल कर दे, तो उनको ठीक लगता है। इमेज कॉन्शियस है,
डर लगता है कि कोई डिफेम ना कर दे। हस्बैंड इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, अब्यूजिव हिस्ट्री है, हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग है और इंसल्ट करते हैं, अब्यूज करते हैं, पब्लिकली भी अब्यूज करते हैं। तो ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लेडी है और हस्बैंड बिल्कुल ऑपोजिट है। इनको थोड़ा सा सोसाइटी में अपने हिसाब से अपना इमेज अच्छा लगता है कि अच्छा इमेज हो, लेकिन हस्बैंड बिल्कुल ऑपोजिट है। तो उस बात पे गुस्सा आता है, लेकिन वो कभी हस्बैंड के साथ एक्सप्रेस नहीं करती। वो हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। फिजिकल जनरल्स में इनका एपिटाइट वगैरह सब नॉर्मल है। इसमें क्रेविंग थी एक स्वीट्स की, और टी, जैसे कि मैंने बताया 2 टाइम इनको टी चाहिए। इसके अलावा मुझे कोई और ज्यादा चेंजेस नहीं नजर आए कहीं पे भी। थोड़ी अंडर आर्म्स में पर्सपिरेशन ऑफेंसिव है इनकी। स्लीप नॉर्मल है, नॉइस की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है कभी कभी। हॉट है ये, थर्मली हॉट पेशेंट है। तो केस एनालिसिस में मैंने इनके जो सिम्टम्स लिए हैं: माइल्डनेस, डिजायर फॉर कंपनी, सेल्फ पिटी, इंडिग्नेशन एलिमेंट्स हैं। इनको बहुत बुरा लगता है जब हस्बैंड इनको पब्लिकली क्रिटिसाइज करते हैं, एब्यूज करते हैं। इंटॉलरेंट टू स्लाइटेस्ट पेन है। स्वीट डिजायर मैंने फिजिकल जनरल ले लिया, और पेन इन हेड वन साइडेड ये पर्टिकुलर ले लिया। तो इसको रिपर्टराइज किया है विद जोमियो सॉफ्टवेयर कंप्लीट रिपर्टरी में। तो इसमें कैलकेरिया, पल्स, सीपिया, नाइट्रिक एसिड, ये वाली सारी मेडिसिन में से हमने पल्सिटिला दी थी ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी। तो पल्सिटिला 200 पोटेंसी हमने इनको जब इनका फर्स्ट विजिट था तब दी थी। और इनका मिडास क्वेश्चनियर हमने प्रिपेयर किया था, असेसमेंट किया था प्री एंड पोस्ट। और फिर ये इनको 1 मंथ के लिए हमने मेडिसिन दिया था। तो दिसंबर में ये वापस आई हैं, तो इनका ऑरा थोड़ा बेटर था। जो इनको ब्लरिंग होती थी वो बेटर हो गया था, लेकिन जो हेडेक की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी थी उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं था। थोड़ा उनको मेंटली बेटर लग रहा था उस टाइम पे। फिर उसके बाद हमने अभी मेडिसिन नहीं रिपीट किया, एसएल पे उनको वापस भेज दिया। फिर महीने के बाद तकरीबन वो वापस आई हैं, तो उन्होंने बोला कि ऑरा काफी बेटर है। ब्लरिंग कभी कभी किसी किसी एपिसोड में आती है, और इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी में भी बेटर है, लेकिन जब भी सिवियर हेडेक होता है तो उनको पेन किलर लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर हमने पल्सिटिला 201 डोज वापस से रिपीट किया। और फिर 1 मंथ के बाद जब पेशेंट दोबारा आए हैं तो उनको एपिसोड्स में काफी बेटर था। सिर्फ 1 या 2 एपिसोड हुआ था उनको 1 महीने में। और जब भी उनको हेडेक हुआ है तो थोड़ा डिस्टर्ब स्लीप और ट्रैवलिंग की वजह से एक आधा जो भी एपिसोड हुआ है, बट ओवरऑल वो ठीक फील कर रही थी। और इसके बाद मार्च में वो वापस आई हैं, तो एक आधा एपिसोड था, अदरवाइज वो कोई उनको ऑरा की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ज्यादा इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी, कभी कभी डलनेस फील होती थी, बट शी वाज बेटर। जब अप्रैल में वो लास्ट हमारे पास आई हैं तो उनको कोई लास्ट मंथ में एपिसोड नहीं था। ओवरऑल शी वाज बेटर। तो ये हमने मिडास क्वेश्चनियर उनका फिल किया था। तो इसमें जो हमने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए थे, तो फर्स्ट विजिट पे उनका जो स्कोर आया था वो 22 था, जो कि ग्रेड 4 सिवियर डिसेबिलिटी वाला था। और उनको जो टोटल नंबर ऑफ डेज थे वो भी ज्यादा थे, 25 डेज थे, और ऑन एन एवरेज उनको इंटेंसिटी वाज 8। 3 मंथ्स के बाद हमने जब दोबारा उनका असेसमेंट किया, तो जो उनको काम करने में दिक्कत आ रही थी या मिस कर देते थे अपना काम, उसमें काफी फर्क आया। और जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी वो भी बेटर हुई। 4 to 5 डेज थे जब उनकी प्रोडक्टिविटी कम हुई, और एक दिन ऐसा था जिसमें उन्होंने कोई अपना फंक्शन मिस किया। तो ओवरऑल उनकी जो ग्रेडिंग है वो आफ्टर 3 मंथ्स। रुचि जी, हाँ जी आपका सर। टाइम आप 2 मिनट ओ, बचा है। ओके सर, ओके सर। सो ये मेरा केस मैंने एक प्रेजेंट कर दिया है। अभी सेकंड केस चलिए, फिर टाइम नहीं है तो नहीं कर पाऊंगी मैं। ठीक है सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। और मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ सर, मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाई, अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर पाई। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, पीपीटी को हटा लीजिए। ठीक है सर, 1 मिनट सर। हाँ जी सर। आपने दो केस डिस्कस किया ना। मैंने सर एक केस डिस्कस कर पाई मैं आपके साथ। एक केस रह और गया, टाइम थोड़ा कम था शायद। अगर अभी आप कंप्लीट नहीं कर पाई ना। हाँ जी, एक केस रह गया सर मेरा।
सभी में आप तो एक आपका बहुत अच्छा काम मार्क ये दिया है लोग। थैंक यू सर। काफी अच्छा है प्रेजेंटेशन का। ठीक है, और क्योंकि हम लोग के ठीक। पास में समय नहीं, हम लोग का हाँ जी सर, हाँ समय जी, भी पूरा बिल्कुल हो गया ठीक है, है। इसमें बचा हुआ है। हाँ मैं जी। बताना चाहूंगा कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। आपने जो अथी किया है, थोड़ा सा अप्रोच जो है सो उसको साइंटिफिक इसमें आपने डालने का कोशिश किया है। हाँ जी ऐसे सर, करते हाँ रहिए, जी। और कोई एक सेशन और लेकर के आइए, उसमें ठीक है और सर। डिस्कस कीजिए। ठीक है सर, ठीक। तो थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, एंड विद थैंक यू दिस सो मच। द सेशन इज क्लोज। एंड आपको भी, और ओवर टू यू डॉक्टर अंजनी, यू कैन स्टार्ट योर सेशन Yes, sir. नाउ। Thank you. Thank you. Thank you. Good evening and welcome everyone for today's English webinar. Thank you, Hindi team. And Dr. Anjani, you are sharing the screen. yes, yes. Sir? No, sir, I want to share her photo. Okay, good evening and welcome everyone. Today, before beginning the webinar, we'll take one moment to remember Dr. Geeta Jose, and our silent prayer is for her. Today's our prayer is for her. She was principal of retired principal of Calicut Homeopathic Medical College, and she is one of our IFPH faculty. So, we'll take a moment, silent prayer for her. Thank you everyone for being with us, and her soul may take. Sorry. Thank you for joining with us. Now we'll continue honor and legacy through our work and dedication for her. And now we'll begin today's webinar. Today is our 1721st day of continuous webinar. And today we have, today's our speaker is Dr. Suraj Singh. He's a MD in homeopathy and PhD scholar, and he's an assistant professor in the Department of Homeopathic Pharmacy in Parul Institute of Homeopathic Research, Vadodara. And he had done many presentations and research in various forums and various subjects. I'm happily inviting him for today's webinar. Sir, you are welcome. Has he joined? Suraj Singh. Now you're the co-host, right? Yes, you can. yes. Okay. My voice is audible, madam? Yes. Okay. Thank you, ma'am. So today we are going to study and have the very important research work, which will give you some evidence based in the practicing of homeopathy. So can you just share this slide, ma'am? Yeah. Of course. Yes. Now This the main, yes, ma'am. wait. This is the beginning. Right? Okay. Okay, you can start now. Okay, thank you, ma'am. Basically, this work we started from this Parul Institute of Homeopathy and Research in Parul University, Vadodara, Gujarat. Next slide, ma'am. The title of this research work, it is a SAM and EDS scanning or analysis of arsenic album 200 in the human blood serum by the homeopathic treatment. So see, this is a electron microscope. This electron microscope, we use this machine for
identifying the various traces of this homeopathic medicine, which is arsenic album, in 200 potency, which is already ultra high diluted in the human blood serum after the homeopathic treatment. So this is our main aim and main objective of this research work. Next slide. Now, through this research work, we analyze the various abstract part, ma'am.